Good morning and welcome to Curiously Education. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू आर लुकिंग गुड दिस मॉर्निंग. डियर फ्रेंड्स, वेन ग्रेत्सी का कोट है, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक. सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड बात है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी को लेकर अगर मैं कोई कोशिश ही नहीं करता हूं तो फिर चांसेस आर दैट कि 100% वो चीज़ें जो है वो मेरे हाथ से छूट जाएगी, वो मिस हो जाएगी. राइट. तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको जीवन में नजर आए, चाहे वो छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, राइट, वो तक जो है उसका लाभ ज़रूर उठाइए, उस पर एक्शन ज़रूर लीजिए. देखिए, हम मोटिवेशन की बात हर रोज़ करते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन किसी काम का नहीं रहेगा अगर आपने इसको इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाया. राइट. 100 बड़ी बातों से अच्छा है एक छोटा इम्प्लीमेंटेशन. दुनिया का कितना भी अच्छा विचार क्यों ना हो, उस विचार से एक छोटा से छोटा मीन्स एक बहुत ही छोटे लेवल का भी इम्प्लीमेंटेशन अगर आप करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे विचार से हज़ारों गुना अच्छा है. दोस्तों, आज 7 अक्टूबर 2023 है, दिन है सैटरडे. वेलकम टू एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस. आज हमारे टेबल पर हैं 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विद दिस वन. राइट. स्वच्छता. स्वच्छता ड्राइव मस्ट ऑल्सो क्लीन्स माइंड्स. ये आर्टिकल जो है बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इसमें हमें पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली. राइट. अभी गांधी जयंती के दिन पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं उन्होंने एक मैसेज दिया. मैसेज ये था कि जो हमारी फिटनेस है, फिटनेस और क्लीनलीनेस, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली या फिर सप्लीमेंट करने वाली चीज़ है. तो हमें सिर्फ क्लीनलीनेस नहीं, हमें क्लीनलीनेस के साथ साथ फिटनेस पर भी जोर देना चाहिए. और आपको पता होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो श्रमदान कर रहे थे, वो सफाई कर रहे थे, और उनके साथ एक यंगस्टर थे, वो काफ़ी फिट लग रहे थे. राइट. आई थिंक ही वॉज अ बॉडी बिल्डर और समथिंग, और काफ़ी फिट थे वो. तो प्राइम मिनिस्टर उनको पूछ रहे थे कि भाई आप कितना वक्त जो है वो अपने शरीर के लिए देते हो एंड थिंग्स लाइक दैट. तो ये चीज़ जो दिखाई कि क्लीनलीनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी फिटनेस के बारे में वो क्या करते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में भी एक ओवरव्यू दिया. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर जो है वो, या फिर सरकार आप कह सकते हैं, हमारी सरकार जो है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर जो है वो सरकार को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्लीनलीनेस के साथ साथ फिटनेस को भी लिंक करने की एक कोशिश है. और क्लीनलीनेस जो है वो सिर्फ फिटनेस नहीं, इनफैक्ट और थोड़ी डीपर जाती है ये बात. क्लीनलीनेस वेल बीइंग और फिटनेस दोनों के साथ जुड़ी हुई चीज़ है. अब इसका एक डिफरेंस समझ लेते हैं. फिटनेस जो है इट इज़ मोर अबाउट फिजिकल फिटनेस. राइट. बॉडीली हम कितने फिट हैं, तो ये फिटनेस. अब जब हम वेलबींग की बात करते हैं ना, तो इट इज़ अबाउट आवर सोल, इट इज़ अबाउट आवर माइंड, इट इज़ अबाउट आवर एटीट्यूड. राइट. तो दोनों लेवल पर, टेंजिबल इंटेंजिबल लेवल पर हमें काम करने की ज़रूरत है, हमें फिट रहने की ज़रूरत है. और क्लीनलीनेस जो है ये इन दोनों चीज़ों के साथ जुड़ी हुई बात है. गांधी जी जो हैं वो क्लीनलीनेस को बहुत ज़्यादा मीन्स फॉलो करते थे, और क्लीनलीनेस के आप कह सकते हैं एक ब्रांड एम्बेसडर थे उस समय पर, जब ये सारी चीज़ें जो हैं उसको लेकर अवेयरनेस ना के बराबर थी. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली गांधी जी जो हैं वो विजनरी हैं कि टॉयलेट साफ़ करने की बात वो करते थे, वो खुद टॉयलेट साफ़ करते थे, आश्रम के टॉयलेट्स जो हैं वो खुद साफ़ करते थे. लेकिन अभी कुछ सालों से ये चीज़ें जो हैं इसको लेकर अवेयरनेस आई है, वरना हमारे देश में इस चीज़ को बहुत ही बुरा माना जाता है. आई थिंक दिस इज़ द रीज़न कि हम जब भी हाईवेज़ पर ट्रैवल करते हैं तो आप कितने भी अच्छी खाने पीने की जगह हो, राइट, हाईवे फूड मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े फूड मॉल्स, लेकिन आप उनके टॉयलेट्स के अंदर जाएंगे देन यू विल रियलाइज कि दे आर वेरी मीन्स दे आर नॉट अप टू द मार्क. राइट. वो 5 स्टार लेवल 3 स्टार लेवल के टॉयलेट्स आपको हार्डली कहीं पर देखने को मिलते हैं. इनफैक्ट हाईवेज़ पर जब बड़ी बड़ी ब्रांड्स के लेट्स से मैकडोनल्ड्स में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको यू विल फील दैट कि इट्स नॉट जो कहता है ना कि अप टू द मार्क जो है वो. द रीज़न इसके उसको उतना ज़्यादा मीन्स हर लेवल पर आपको देखने को मिलेगा कि वो क्लीनलीनेस जो है उसका. और फिर इट्स नॉट जस्ट अबाउट टॉयलेट्स. राइट. इट्स ऑल्सो अबाउट, आप देखिए इर्द गिर्द, राइट, कितना प्लास्टिक का कचरा, वेफर के पैकेट्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारी एक आदत बन चुकी हैं. और मुझे ऐसा लगा कि जब 2014 में मोदी सरकार आई और उस समय पर स्वच्छता अभियान पर जो जोर दिया गया, पहली बार हमने ऐसा देखा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कचरा साफ कर रहे हैं, और इट वाज अ बिग थिंग. तो उस समय पर
क्लीनलीनेस को लेकर बहुत सारी अवेयरनेस आई और यंगस्टर्स जो हैं उन्होंने काफ़ी श्रमदान किया और ऐसा लग रहा था कि अब हमारा देश जो है वो होपफुली क्लीन हो जाएगा। लोग एक दूसरे को टोकने लगे थे कि अगर कोई कचरा फेंक रहा है तो हमने देखा बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और आम जीवन के अंदर भी लोग जो हैं वो क्लीनलीनेस को काफ़ी ज़्यादा जोर देने लगे थे। स्कूल्स के जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, स्कूल जो हैं वो भी बच्चों को ये सिखा रही थी कि कचरा जो है वो डस्टबिन में डालना है। एंड आई हैव सीन दिस थिंग कि अगर जो पेरेंट है वो कोई कचरा यहाँ वहाँ फेंक रहे हैं तो बच्चे जो हैं वो पेरेंट को कहते हैं नो डैडी, वो फिर कचरा उठाकर डस्टबिन में फेंकते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। बहुत सारे फाइन्स होने लगे थे, लेकिन चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो गई। जो बिहेवियर हमें चेंज करना चाहिए था वो बिहेवियर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोशिश है एंड लेकिन मीन्स अवेयरनेस आज भी उतनी ज़्यादा नहीं है क्लीनलीनेस को लेकर। तो जो प्लेग है उसको लड़ने के लिए गांधी जी ने क्लीनलीनेस जो है उसका हथियार मीन्स क्लीनलीनेस को एक हथियार के तौर पर यूज़ किया और इसी के साथ ब्रिटिश राज के खिलाफ भी लड़ने के लिए क्लीनलीनेस जो है उस पर एम्फेसिस दिया। जो साउथ अफ्रीका की स्टोरी अगर आप पूरी पढ़ेंगे देन यू विल रियलाइज कि साउथ अफ्रीका में क्या था कि जहाँ पर इंडियंस रहते थे तो वो एरियाज़ बहुत ही डर्टी हुआ करते थे, राइट। वहाँ पर ओपन गटर्स और कचरा यहाँ वहाँ है, रोड लोग ओपन डेफिकेशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुआ करती थी। और जो वाइट लोगों के एरिया थे वो बहुत ही पोश थे, बहुत ही अच्छे, क्लीन, नीट, ये सारी चीज़ें थी। तो उस समय से ही गांधी जी जो हैं वो इंडियंस को समझाते थे कि देखिए हमें हमारे अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। क्लीनलीनेस से चीज़ें विजुअली भी अच्छी दिखती हैं और हेल्थ वाइज भी हम अच्छे रहते हैं। फिर जब वो इंडिया आया तब जब यहाँ पर प्लेग निकला था तो उस समय पर गांधी जी ने क्लीनलीनेस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। स्वच्छ भारत अभियान से चलो एक चीज़ जो सबसे अच्छी हुई है दैट इज़ ओपन डेफिकेशन जो है उस पर हमें एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला है। आई एम नॉट सेइंग कि 100% सक्सेस मिला है, लेकिन एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला है। पहले ओपन डेफिकेशन वॉज ए वेरी कॉमन थिंग, लेकिन अब ओपन डेफिकेशन जो है वो मीन्स बहुत कम हो गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब यहाँ पर इंटरनल क्लीननेस की बात भी हो रही है कि मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो राइटर है उन्होंने शायद एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखा है या फिर शायद उन्होंने अलग एंगल से देखा है। उनका कहना यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो सिर्फ फिटनेस को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन फिटनेस से ज़्यादा वेलबींग पर जोर देना चाहिए। आई थिंक ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, राइट। जो हम कहते हैं ना कि एक हेल्थी बॉडी के अंदर हेल्थी माइंड रहता है। तो देखिए इट ऑल डिपेंड्स। कई बार क्या होता है कि आपको अपने दिमाग को और अच्छा शार्प करने के लिए फिजिकली श्रम करना पड़ता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। आपको थोड़ा ये शायद पॉइंट ऐसा लगे कि ये क्या बात हो रही है, राइट। आपको थोड़ा वियर्ड सा लग सकता है, बट लेट मी टेल यू, आप इसको ट्राई कीजिएगा। एंड आई हैव डन दिस थिंग एंड आई डू दिस थिंग एज वेल, राइट। कई बार क्या होता है कि हमारा मूड नहीं होता है, राइट। वी डोंट फील दैट किक, हमें वो एनर्जी फील नहीं होती है। उस समय पर क्या करना है पता है, आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिए। देखिए आई लव जंप रॉप्स, राइट। जो जंप रॉप्स होते हैं तो मैं तो ये जंप रॉप्स का मुझे बहुत पसंद है जंप रॉप्स करना। और इसके पीछे मेन रीज़न क्या है पता है, 2-3 मिनट मीन्स 2-3 मिनट इज़ ऑल्सो टू मच। लेकिन अगर आप 2 मिनट भी जंप रॉप करेंगे, बहुत ही स्लोली करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि आपका पूरा मूड जो है वो चेंज हो जाएगा। आप एनर्जी बर्स्ट होने लगेंगे, मीन्स ऑक्सीजन आपके बॉडी में बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, राइट। और ये एक ऐसा ही एक्सरसाइज है जो आप कहीं पर भी कर सकते हैं। फिर आप पुशअप्स कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहीं पर भी कर सकते हैं। तो जब भी आपका मूड डाउन हो एंड रियलाइज मीन्स इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा, आप फिजिकल थोड़ी एक्टिविटीज़ करेंगे ना तो फिर आपका मूड चेंज हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा मूड अच्छा होता है या फिर मूड ऐसा होता है देन वी डू फिजिकल एक्टिविटीज़। तो ये एक दूसरे को आप सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, एक ही सिस्टम के दो अलग अलग पार्ट्स हैं, राइट। एनीवेज, जो बिहेवियरल चेंज हमें करना है उसमें अभी और वक्त लगेगा। और ये सबसे एक मुझे लगता है सबसे एक दुखद पार्ट जो है वो यही है कि स्वच्छ भारत अभियान और इतने एफर्ट्स के बावजूद भी, और आज के ज़माने में, पहले ऐसा था कि लोगों तक पहुंचना जो है, मैसेज पहुंचाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हुआ करता था, लेकिन आज इट बिकम्स मीन्स आज एक साथ जितने भी भारत के लोग हैं उनको मैसेज पहुंचाना है, इट विल जस्ट टेक 1 डे मैक्स, राइट। सोशल मीडिया पर आधे लोग तक पहुंच जाएंगे और बाकी के बोर्ड्स और ये सारी चीज़ें लगाकर आप लोगों तक पहुंच जाएंगे, तो मैसेज जो है वो मिल जाएगा। लेकिन
बिहेवियर चेंज करना जो है वो आज मुझे लगता है बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है, बिकॉज लोगों का ध्यान जो है वो बहुत सारी जगहों पर अटका हुआ है, राइट। सोशल मीडिया, टीवी, पता नहीं क्या क्या ऐसे डिस्ट्रक्टिव चीज़ें आ गई है कि लोगों का बिहेवियर चेंज करना अपने आप में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। और मुझे लगता है कि लोगों को अगर आपको बिहेवियर चेंज करना है तो उसके लिए उनको एक मोटिवेशन भी मिलना चाहिए। मोटिवेशन इन द सेंस कि एक रिवॉर्ड होना चाहिए, राइट। दिस इज़ हाउ पीपल वर्क। अगर उनको कोई रिवॉर्ड मिलेगा तो फिर वो चीज़ों को चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल जो ओपन डेफिकेशन है तो वो बंद इसलिए हुआ है, उसके पीछे एक रीज़न, अच्छी बात है बंद हुआ, लेकिन जस्ट इमेजिन कि जिन घरों में टॉयलेट्स नहीं थे, राइट, तो वहाँ पर टॉयलेट्स आ गए और उनको बेनिफिट समझाए गए कि देखिए आपके फीमेल मेंबर्स और आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको ये जो बच्चे हैं उनको डिजीज़ नहीं होंगे एक्सेट्रा, तो टॉयलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जब एक रिवॉर्ड के तौर पर कि भाई चलो हेल्थ वाइज, राइट, सोशल स्टेटस बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें जब एज ए रिवॉर्ड पर मिले तो लोगों ने टॉयलेट्स को अपनाया। इन द सेम वे अगर ये जो कचरा है रोड पर और दूसरी जो भी इश्यूज हैं कचरे को लेकर, ये सारी चीज़ों को लेकर अगर कोई एक रिवॉर्ड हम कनेक्ट कर दे लोगों के साथ, राइट, देन वी विल सी कि लोग जो हैं वो कचरा करना या फिर कचरा जो है उसको अच्छी तरीके से सेग्रीगेट करके फिर उसको रिसाइकलिंग और ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरीके से करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इनफ सेड अबाउट दिस टॉपिक, राइट। इस पर और ज़्यादा डीप जाया जा सकता है, मीन्स इसका कोई अंत ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है इस टॉपिक का। देन वी विल टॉक अबाउट लखीमपुर खेरी वाला इंसिडेंट। शायद आपको याद होगा ये इंसिडेंट, राइट, जो 3 लॉज सरकार लेकर आई थी किसानों को लेकर, राइट, और फिर हमारे देश में इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट हुए। तो लखीमपुर खेरी में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एक मिनिस्टर साहब के जो बेटे हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो इस एक्सीडेंट में गाड़ी चला रहे थे। नाउ द थिंग इज, सबसे पहले तो ये जो 3 फार्म लॉज हैं उसके बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने इसके बारे में वैसे पहले भी बात की थी, लेकिन ये पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। ये 3 फार्म लॉज हैं, उनमें प्रॉब्लम्स क्या है पता है आपको? सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि फार्म लॉ एक ऐसा, या फिर किसानों के साथ जुड़ी हुई जब भी बात होती है तो हम जानते हैं कि हमारे देश में 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो किसान हैं, खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो जब भी आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए कोई एक कानून बनाते हैं या फिर कोई नया लॉ लेकर आते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको थरोली डिस्कस करें। आपका इंटेंशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मैंने से आपका आई मीन टू से कि सरकार का इंटेंशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फार्म लॉज जो हैं वो दुनिया के सबसे बेस्ट लॉज शायद हो सकते हैं, लेकिन अगर इस पर थरो डिस्कशन होगी तो देश के लोगों को पता चलेगा कि सरकार जो है वो किस दिशा में क्या करना चाहती है। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती अगर सरकार की कुछ हुई है तो दैट इज़ दिस के 3 फार्म लॉज जो हैं उनको सरकार ने थरोली डिस्कस नहीं किया, और डिस्कस नहीं किए थे, इसी वजह से फिर लोगों ने, जो भी लोग इसका विरोध कर रहे थे, तो फिर विरोध जो है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था, और जो विरोध करने वाले लोग थे वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई इनमें ये खामियां हैं। सो कई बार ऐसा भी होता है ना। ये लखीमपुर मीन्स ये एक फार्म लॉ का एक बैकग्राउंड देने की एक कोशिश थी। यहाँ पर लखीमपुर खेरी जो एक जगह है, यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर वायलेंस चल रहा था, राइट, प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें चल रही थी। और आशीष मिश्रा, अब आशीष मिश्रा जो है उनके पिताजी का नाम है अजय मिश्रा तेनी, और ये बीजेपी के एमपी हैं, और सिर्फ एमपी नहीं है, राइट, ये जूनियर होम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं ये, राइट। तो जूनियर होम मिनिस्टर हैं, डायरेक्टली अमित शाह के डेप्यूटी आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मिनिस्ट्री। तो इनके बेटे आशीष मिश्रा जो हैं उन पर यह इल्ज़ाम है कि यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ उनकी एसयूवी जो हैं वो टकराई किसानों के साथ, और 4 किसान जो हैं प्रोटेस्टर्स के साथ, और 4 किसान जो हैं उनकी मृत्यु हो गई। और अब ये 4 मीन्स ये इंसिडेंट के बाद यहाँ पर और ज़्यादा क्लैश हो गया, राइट, और ज़्यादा दंगे जैसी सिचुएशन जो है वो हो गई। अब क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो 4 किसान के परिवार हैं जिनका निधन हुआ यहाँ पर, तो क्या उनको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। इतना वक्त बीत चुका है और आगे और ज़्यादा वक्त जो है वो ख़रीदा जाएगा इस प्रकार की टैक्टिक्स जो हैं उसका इस्तेमाल करते हुए। वहाँ पर 208 जितने लोग थे
उसमें से सिर्फ 4 लोगों को टेस्टिफाई किया गया है, 4 लोगों का प्रॉपर बयान और उन्होंने क्या देखा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेस्टिफाई की गई हैं। अब इतने वक्त के बाद 208 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों को टेस्टिफाई किया गया है, तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि इसमें और कितना वक्त जो है वो लग जाएगा। दूसरी चीज़, आशीष मिश्रा जो हैं वो अभी जेल के बाहर हैं, राइट, उनको बेल मिल गई और जो ट्रायल कोर्ट है उसने सुप्रीम कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया कि इस केस को 5 साल जितना वक्त लग सकता है, तो क्या 5 साल के लिए आशीष मिश्रा को जेल में नहीं रखा जा सकता? अभी चीज़ें जो है वो प्रूव नहीं हुई हैं कि उन्होंने वही कार चला रहे थे एक्सेट्रा। तो अभी मीन्स ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया कि 5 साल जितना वक्त लग जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो न्याय की हम बात कर रहे हैं तो कितना वक्त लगेगा, राइट। सो दिस इज़ द थिंग। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर ये जो आशीष मिश्रा या फिर उनके पिताजी जो हैं ये एक्सीडेंट के बाद उनकी छवि और ख़राब हुई हो, ऐसे कोई बात नहीं। लखीमपुर खीरी में इनफैक्ट 8 सीट्स जो हैं वो बीजेपी ने जीती, सारी की सारी सीट्स जो हैं वो बीजेपी ने यहाँ पर जीती है। दिस इटसेल्फ मीन्स के ऐसी चीज़ों से लोगों को भी उतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। गवर्नमेंट ने जो परिवार के लोग मीन्स जो भी ये 4 किसान थे तो उनके परिवारजनों को कॉम्पनसेशन दिया है, लेकिन वी नो के ये ट्रायल्स जो हैं उनको जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहिए। और इट्स नॉट जस्ट के ये आशीष मिश्रा का केस है, ऐसे बहुत सारे सीवियर केसेस हैं, राइट। रेप के केसेस हैं कुछ ऐसे, वो भी इतने सालों से चल रहे हैं। निर्भया वाला केस ऐसा लग रहा था कि 1-2 साल के अंदर सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, लगभग 9-10 साल लग गए ना उसको भी, 9-10 तो नहीं 8-9 साल लग गए, बट 8-9 साल इज ऑल्सो ए बिग थिंग, राइट। सो ये सिचुएशन है, राइट, ये होता है। तो नए लॉज जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करने से उतना बड़ा बदलाव नहीं आएगा। जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट को चेंज करने की बात है ना, उससे उतने बड़े चेंजेस नहीं आएंगे जब तक हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हैं इनमें चेंजेस नहीं करेंगे, इनको रिफॉर्म, रिबूट, अपग्रेड नहीं करेंगे, तब तक ये वक्त जो है वो इतना ही लगता रहेगा और लोग जो हैं वो पीड़ित जो हैं वो परेशान होते ही रहेंगे। नाउ डियर फ्रेंड्स, ऐसी ही एक बात, राइट, ये जो अभी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात की ना हमने, तो अब देखिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं उनकी भी क्या हालत है। ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आप जानते हैं कि अब तो ईडी का जब भी नाम लिया जाता है तब बहुत सारे लोग जो हैं वो ईडी को काफ़ी ट्रोल करते, कहते हैं कि मोदी सरकार जो है इसका बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रही है, थिंग्स लाइक दैट। अभी आपके एक दूसरे फेमस लीडर संजय सिंह जो हैं, आप एमपी संजय सिंह को ईडी ने अरेस्ट किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को क्रिटिसाइज किया है, राइट। जुडिशियल स्क्रूटिनी हुई है ईडी की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किस प्रकार से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी एक जो ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एजेंसी जो है, इनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो पॉलिटिकली विंडिक्टिव बने या फिर पॉलिटिकल इशारों पर चले। और ओपोजिशन लीडर्स जो हैं उन्होंने भी यही अपनी चिंता व्यक्त की है, यही भय व्यक्त किया है कि 2024 इलेक्शन से पहले बहुत सारे ओपोजिशन लीडर्स जो हैं उनको ऐसे टारगेट किया जाएगा, ईडी के माध्यम से सीबीआई का इस्तेमाल होगा। और ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार जो है वही सीबीआई और ईडी का इस प्रकार से इस्तेमाल कर रही है। मुझे आज भी याद है जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रणजीत सिन्हा या फिर रणजीत सिंह, ऐसे हमारे एक सीबीआई के चीफ थे, तो उन पर जो केस चल रहा था तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये शब्द का इस्तेमाल किया कि सीबीआई जो है इट इज ए केज्ड पैरॉट, एक पिंजरे में बंद तोते की तरह है और जो उसका मालिक कहेगा वही तोता बोलेगा। ऐसे सिचुएशन, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है वो सीबीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। तो यू कैन इमेजिन कि कितना इसका गलत इस्तेमाल जो है वो हो रहा है और किया जा रहा है। जो भी केसेस हैं, करप्शन के केस हैं, जो भी केस हैं, ये मीन्स अब मैं ये कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ, मुझे वो भी सोच मीन्स ये भी ऐसा लगता है कि अब ये बात भी क्या डिस्कस होनी चाहिए कि जो भी केस है वो फेयरनेस से, इम्पार्शली,
किसी पक्षपात के बिना केसेस जो हैं उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता कहाँ पर है? हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ जगहों पर ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन पैसा बोलता है, एज वी ऑल नो। सो दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट। इस पर एक बड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसमें पॉलिटिक्स और ये जो ब्यूरोक्रेसी है उसका जो नेक्सस है, और जैसे लोगों को ट्रांसफ़र करना, ये सारी चीज़ें जब तक पॉलिटिशियंस के हाथ में रहेगी, और उनको अपॉइंट करना, ये सारी चीज़ें जब तक पॉलिटिशियंस के हाथ में रहेगी, तब तक ये इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती रहेगी। दिस अप्लाइज टू एवरी पार्टी, एवरी स्टेट एंड आवर कंट्री एज वेल। फिर देखते हैं वार्निंग अनहीडेड, सैटेलाइट इमेजेस पॉइंटेड टू सिक्किम फ्लड्स। आई एम श्योर मैंने एक सिक्किम फ्लड पर जो वीडियो बनाया है वो वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। लोनाक लेक जो है, मैंने मैप और सारी चीज़ें उस वीडियो में दिखाई है, अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो लोनाक लेक जो है, तो यहाँ पर फ्लैश फ्लड हुआ, और इसकी वजह से बहुत सारे घर टूट गए, ब्रिजेस टूट गए, रोड्स टूट गए, और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान जो है वो हुआ है। उस समय पर हमारे कुछ 23 जितने आर्मी के पर्सोनल जो हैं वो भी मिसिंग थे। उसमें मुझे जो लेटेस्ट खबर पढ़ने को मिली उसमें यही था कि कल मैं पढ़ रहा था कि एक हमारे आर्मी के जवान जो हैं वो वापस मिले हैं, बाकी के 22 जो हैं उनके बारे में पता नहीं है। आज उनकी क्या सिचुएशन, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई है इस फ्लैश फ्लड में। अब टीस्टा डैम जो हैं उसके कुछ पार्ट्स जो हैं ये डैमेज हो चुके हैं, और कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पर डिसरप्ट हो चुका है। इसके पीछे जो मेन रीज़न बताया जा रहा है वो ये है कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, इसको GLOF कहते हैं, राइट। और स्टडी ने ये बताया है कि सिक्किम में मीन्स 2021 में ही एक स्टडी कंडक्ट की गई थी। उसके स्टडी कब कंडक्ट हुई थी, शायद एक साल पहले हो, लेकिन 2021 में ये स्टडी जो है उसको पब्लिश किया गया था, और 2021 में ये वार्निंग दी गई थी बाय दिस स्टडी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। और ख़ास करके उसमें GLOF के बारे में भी मेंशन किया है, डैम्स के बारे में मेंशन किया है, और कहा है कि यहाँ पर अगर ऐसा कोई हादसा होगा तो जो डाउनस्ट्रीम एरिया है, जो नीचे वाला एरिया है, तो वहाँ पर बहुत सारा, लेट्स से कि यहाँ पर अगर डैम है, ये हिली एरिया है, तो फिर नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पर बहुत सारा नुकसान जो है वो हो सकता है। सैटेलाइट इमेजेस को स्टडी किया जाता है लोनाक के आसपास, तब पता चलता है कि जो लेक है उसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है या फिर कम की गई। तो जब आप लेक की साइज़ कम करेंगे तो क्या होगा, जब थोड़ी भी बारिश होगी तो नदियाँ जो हैं या फिर लेक जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। और साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि नेपाल में जो एक भूकंप आया, शायद उसकी वजह से यहाँ पर ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है। और एक और रीज़न जो बताया जा रहा है दैट इज़ ग्लेशियल मेल्टिंग। अब बर्फ़ जो है वो पहाड़ों पर पिघल रही है, और इसकी वजह से जो नदियां हैं वो जनरली फुल रहती हैं, और फिर ऊपर से अगर कम समय के अंदर क्लाउड बस्ट हुआ, राइट, अगर 1 घंटे के अंदर 1 आवर के अंदर 100 mm जितनी बारिश होती है तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज क्लाउड बस्ट। जो हम कहते हैं ना कि बादल फट गए, और इतनी बारिश हुई, बादल फटे और बारिश हुई, तो एक बहुत कम समय में अगर इतनी बारिश होगी और ऑलरेडी स्नो मेल्टिंग की वजह से नदियां जो हैं वो नियरली फुल हैं, तो ऊपर से और पानी ऐड होगा तो क्या होगा, ऐसी ही सिचुएशन होगी। तो ये सिचुएशन जो है वो हो रही है हमारे हिली रीजन में। कितने सारे हमारे हिली रीजन की ये कहानी है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, देयर आर सो मेनी अदर्स। तो इट्स वेरी वेरी सैड। और क्लाइमेट चेंज जो है ये हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के साथ साथ इस प्रकार के इंसिडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं। 2013 में उत्तराखंड फ्लड आया था, राइट। उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स और इन सारी चीज़ों के बारे में बात की गई। कुछ जगहों पर इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिला है, और कुछ जगहों पर चीज़ें जो हैं वो वैसी ही हैं। यहाँ पर भी कोई बिहेवियरल चेंज जो है वो हमें देखने को नहीं मिला है, विच इज़ वेरी वेरी सैड। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट न्यू ट्विस्ट। आप समझ गए होंगे इंडिया कनाडा के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, क्योंकि बैकग्राउंड में आपको फ्लैग नज़र आ रहे हैं, और जो इश्यू हुआ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस निज्जर वाला इश्यू। अब निज्जर के बारे में और क्या बात करें, इससे पहले भी हमने बातचीत की थी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हाल ही में USA के एक जो मिनिस्टर हैं, जूनियर मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि ये कनाडा ने जो इल्ज़ाम लगाया है भारत पर, ये बहुत ही सीरियस इल्ज़ाम है।
अब यहाँ पर यूएसए जो है वो इंटरेस्ट दिखा रहा है। ये मैटर इंडिया और कनाडा के बीच की है, लेकिन ऑफ कोर्स यूएसए और कनाडा जो हैं वो पड़ोसी देश हैं, बहुत ही पुराने मित्र देश हैं। और भारत और यूएसए जो हैं वो भी अभी रिलेशंस काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। कल ही हम देख रहे थे ना, जेट इंजन्स और ये सारी डील्स चल रही है। तो कुछ क्षेत्रों के अंदर बहुत ही डीप रिलेशंस हैं। लेकिन इंडिया और कनाडा के बीच में जो मीन्स इंडिया और कनाडा का ये जो इश्यू है, तो इसमें यूएसए थोड़ा नज़र आ रहा है कि यूएसए जो है वो कनाडा की साइड ले रहा हो। अभी तक इंडिया के खिलाफ इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, तब कनाडा ने तब यूएसए ने कनाडा को ऐसा क्यों नहीं कहा कि भाई आपके वहाँ पर ये टेररिज्म जो है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसी सिचुएशन चल रही है, तो इस पर एक रोक लगाइए। और जो एक फ़्लाइट आज से कब 86 89 में शायद एक फ़्लाइट जो है वैंकूवर से फ़्लाइट, मुझे साल में भूल गया, लेकिन इतने सालों पहले एक फ़्लाइट में एक बॉम्ब रखा गया था और ये खालिस्तानी विचारधारा वाले टेररिस्टों ने ही रखा था। तो ये सारी चीज़ें चल रही, तो यहाँ पर यूएसए क्यों स्टैंड नहीं ले रहा है? दिस इज़ ए थिंग। ये एक सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो पैदा हो रहा है। और यूएसए को तो इसको और सीरियसली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो आज हमें परेशान कर रहा है ना, ये यूएसए को तो उनकी तो फिजिकल बाउंड्री है कनाडा के साथ। तो जस्ट इमेजिन कि अगर जो आईसिस जैसे आज स्ट्रॉन्ग हो गया, अगर ये खालिस्तानी विचार वाले लोग जो है वो ऐसे स्ट्रॉन्ग हो गए या फिर इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करने लगे, तो सबसे बड़ा खतरा जो होगा वो यूएसए को होगा। अभी तक क्या था कि यूएसए एक अलग ही कॉन्टिनेंट में है, नॉर्थ अमेरिका में है, तो वहाँ पर एक तरफ मैक्सिको है, ऊपर कनाडा है, बस 3 देश हैं, बात ख़त्म। वैसे नॉर्थ अमेरिका में थोड़े बहुत और छोटे छोटे देश हो सकते हैं, लेकिन ये 3 बड़े देश हैं। तो यूएसए की जो बाउंड्री है वो तो कनाडा और मैक्सिको के साथ है, तो उतना कोई ख़तरा नहीं था। जैसे लेट्स से सऊदी अरेबिया या फिर इज़राइल या फिर दूसरे ऐसे देश हैं, तो उनको बहुत सारे इश्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया, तो एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, तो 2 न्यूक्लियर और दुश्मन देशों के साथ उनके बीच में रहना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग होता है। लेकिन यूएसए को इस प्रकार के चैलेंजेस अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन अब भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन फ्यूचर में अगर ऐसा हो तो यूएसए जो है उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। उनकी पोरस बॉर्डर है, वहाँ पर एंट्री जो है कनाडा के सिटीजन्स और यूएसए के सिटीजन्स इन आउट ट्रैवलिंग कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी फॉर देम। वहाँ के जैसे हम नेपाल जा सकते हैं, आ सकते हैं, नेपाल के लोग यहाँ पर आ जा सकते हैं, वैसी सिचुएशन कनाडा और यूएसए के लोगों के बीच में है। तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है फ्यूचर में, अगर इस पर अभी इस पर अंकुश नहीं लगाया तो। इंडिया और कनाडा जो हैं उस मीन्स यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने की बात और इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो बताई जा रही हैं। अब ये इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं उसमें एक बहुत बड़ा रिफ्ट हमें देखने को मिला है, एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक ये बन गया, ख़ास करके इंडिया और कनाडा के बीच में। और इंडियन डायस्पोरा जो हैं उनको खालिस्तानी अब थ्रेट्स देने लगे हैं। वो डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि जितने भी हिंदूज़ हैं इंडिया के जो वहाँ पर रहते हैं कनाडा में, तो वो कनाडा छोड़कर वापस चले जाए भारत में, वरना एक एक को चुन चुन कर मारा जाएगा, और इस प्रकार की धमकियाँ दे रहे हैं। और वहाँ की सरकार ऐसे ही चुप बैठी है। अभी आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, तो कुछ 7-8 लोगों को गिरफ्तार किया है कनाडा की पुलिस ने इतने समय के बाद। तो इट्स वहाँ पर ऐसा ही चल रहा है अब। इट्स वेरी शॉकिंग थिंग। लेकिन अब देखे हैं आगे इसमें क्या होता है। लेकिन अभी एज फार एज कनाडा और इंडिया इज़ कंसर्न, दोनों के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट वन मोर टॉपिक, राइट। आई थिंक मैं इसको यहाँ पर ऐड करना भूल गया हूँ। इट्स मालदीव्स चैलेंज, राइट। इसको क्विकली देख लेते हैं। वैसे इस पर भी हमने पहले बात की थी और मैंने एक क्वेश्चन भी आपको पूछा था जियोग्राफी को लेकर, ये मालदीव्स की जियोग्राफी, राइट। 0 डिग्री चैनल, 1.5 डिग्री चैनल एक्सेट्रा। तो मालदीव के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं मोहम्मद मुइज़ू। और मुइज़ू साहब जो हैं उन्होंने ये कहा था, इलेक्शन कैंपेन में भी ये कहा था कि अगर वो इलेक्ट होते, अगर उनकी पार्टी आती है सत्ता में, तो फिर जो इंडियन ट्रूप्स हैं, इंडियन सोल्जर्स वहाँ पर मालदीव्स में जो डिप्लॉयड हैं, तो उनको वो वापस घर भेज देंगे। और माले यानी कि मालदीव्स का कैपिटल जो है माले, यानी कि मालदीव्स की जो सरकार है वो सरकार अब चाइना की तरफ झुकाव वाली सरकार आ चुकी है। अगर आप मालदीव्स के इलेक्शंस के इतिहास को देखेंगे, देन यू विल ऑलवेज फाइंड कि वहाँ पर एंटी इनक्यूम्बेंसी जो है वो काफ़ी कॉमन है। यानी कि अगर लेट्स से कि बीजेपी
राजस्थान में पावर में है तो नेक्स्ट ईयर राजस्थान के लोग जो हैं वो कांग्रेस को पावर में लाएंगे, बीजेपी को हटा देंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही चीज़ है, इसको कहते हैं एंटी इनक्यूम्बेंसी, कि जो सत्ता में पार्टी होती है उसको हटाकर फिर दूसरी पार्टी को लाना। तो चेंज करते रहते हैं वहाँ के लोग, और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, वो उनकी चॉइस है। इंडिया और न्यू दिल्ली के बायलैटरल रिलेशंस को अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड, सॉरी मैंने क्या कहा, इंडिया और न्यू दिल्ली का, न्यू दिल्ली और माले या फिर इंडिया और मालदीव्स के बायलैटरल रिलेशंस को देखेंगे देन यू विल फाइंड कि ऑपरेशन कैक्टस, फिर यह 1988 में हुआ, 2004 में सुनामी, और उसके बाद कोविड में, हर जगह पर मालदीव्स की मदद जो है वो भारत ने की है। और अगर चाइना की तरफ झुकाव वाली सरकार आती, मीन्स आ गई है, लेकिन अगर वो डायरेक्टली या फिर टोटली चाइना पर डिपेंडेंट होने लगेगी ये सरकार, तो इंडिया को तो बुरे लगेगा, इंडिया के साथ साथ फ्रांस और यूएसए, इनसे भी मालदीव्स जो है वो दूर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे फ्रांस और यूएसए, आई एम श्योर यू नो कि फ्रांस और यूएसए जो हैं उनके आइलैंड्स यहाँ पर हैं, मीन्स ब्रिटेन का आइलैंड यहाँ पर हैं, और डियागो ग्रासिया और ये आइलैंड जो हैं वो लॉन्ग टर्म लीज पर यूएसए के पास हैं, और फ्रांस जो है उनके आइलैंड्स इंडियन ओशियन में हैं। तो ये दो देश जो हैं वो भी इंडियन ओशियन के स्टेक होल्डर बन जाते हैं। तो अगर प्रो चाइनीज़ सरकार आती है, मीन्स आ तो गई है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रो चाइनीज़ एटीट्यूड रहा तो फिर इंडिया के साथ साथ फ्रांस और यूएसए जो हैं वो भी मालदीव से दूर चले जाएंगे, और ये मालदीव्स का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत को जो लक्षद्वीप रिज हैं, यहाँ पर हमें हमारे ट्रूप्स और रडार स्टेशंस को डिप्लॉय कर देने की ज़रूरत है, ताकि हमें ये एक ऐसा देश जिसमें एंटी इनक्यूम्बेंसी हमेशा रहती हैं, सरकारें जो हैं वो हर 5 सालों में चेंज हो जाती हैं, तो फिर हर 5 सालों में यहाँ पर नए नए चैलेंजेस लेने से अच्छा है कि हम हमारे कुछ रीजियंस में बड़े रडार्स और ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दें, और फिर जब भी पॉसिबल हो तब यहाँ पर मालदीव्स में ट्रूप्स को डिप्लॉय करें। फिर ऐसी सरकार आती है तो ट्रूप्स को हम एग्जिट एंट्री बहुत ही ईजी हो जाए, इस प्रकार की सिस्टम यहाँ पर डेवलप की जा सकती है। एक और चीज़ है, कहने और करने में भी डिफरेंस रहता है। जैसे कि प्रेसिडेंट यामीन थे, वो एंटी इंडिया और प्रो चाइनीज़ थे। मैं आई एम श्योर पिछले डिस्कशन में आपको इसके बारे में मैंने फोटोज सारी चीज़ें दिखाई थी। तो यामीन साहब भारत के इतने बड़े विरोधी होने के बावजूद भी अपनी पूरी टेन्योर में वो भारत 3 बार आए थे। तो भारत एक ऐसा देश है जो मालदीव्स के बहुत ही नज़दीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, तो इतना भी इजीली इग्नोर करना इंडिया को पॉसिबल नहीं है मालदीव्स के लिए। दूसरी चीज़, चाइना का डेथ ट्रैप जो है वो श्रीलंका ने इसका स्वाद चख लिया है, पाकिस्तान ने स्वाद चखा है, लेकिन पाकिस्तान अभी टेस्ट को एक्सप्लेन नहीं करेगा। और दूसरे भी ऐसे देश हैं, बांग्लादेश हैं, म्यांमार हैं, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं, वो कह रहे हैं कि भाई तौबा तौबा, अब हमें पाकिस्तान ये चाइना से पैसे नहीं चाहिए। तो मालदीव्स यहाँ पर जो डेवलपमेंट की एक सपने देख रहा है, उनको सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये डेथ ट्रैप में अगर वो फंस गया तो फिर चाइना तो पूरा ये आइलैंड ही टेक ओवर, पूरा देश टेक ओवर करेगा। इंडिया G20 का अभी होस्ट रहा है, और एक बहुत ही सक्सेसफुल G20 की समिट हुई, और इसके बाद इंडिया का जो इंटरनेशनल एक स्टेचर है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, और इंडियन ओशियन रीजन के जो दूसरे देश हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं और मजबूत होते जा रहे हैं। तो अगर एक देश, लेट्स से, मीन्स ऐसा नहीं है कि हम मालदीव्स को इग्नोर कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मालदीव्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन फिर अगर मालदीव्स जो है वो हमसे दूर ही जाना चाहता है तो भारत रोने नहीं बैठेगा। भारत जो है वो दूसरे IOR के रीजन्स, IOR के जो देश हैं उनके साथ मिलकर और ज़्यादा नई चीज़ें और काम, अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। दैट्स इट। Dear friends, let's see what we have. We have, yes, एक और आर्टिकल हैं, उसके बाद we'll go through the question, right? Inspiring colors. Chemistry Nobel Prize goes to trio that made artificial atoms. अब बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में अच्छा AC चल रहा है, बाहर का जो वेदर है बहुत गर्मी है, लेकिन बस के अंदर मस्त चिल्ड बस है अंदर से, और आपको सीट मिल गई है, बस रीजनेबली खाली है, आपको ये ऑप्शंस हैं, आप बैठ सकते हैं आराम से, तो कितना मज़ा आएगा ना ट्रैवलिंग करने में। अगर खचाखच बस भरी हुई है, राइट, पैर रखने की जगह नहीं है और आपको ट्रैवल करना पड़े, अब ये दोनों सिचुएशन में आपका बिहेवियर कैसा होगा? अलग होगा ना।
सेम थिंग गोज विथ एटम्स। अगर आप उनको बहुत ही डेंसली टाइट करके रखते हैं तो उनका बिहेवियर अलग होता है, और जब वो लूज होते हैं तब उनका बिहेवियर अलग होता है। 2023 के जो केमिस्ट्री के नोबेल विजेता हैं उन्होंने ऐसी ही एक डिस्कवरी की है। ये क्वांटम डॉट्स जो हैं उसकी डिस्कवरी को लेकर उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये टाइनी क्रिस्टल्स जैसे होते हैं, राइट, कुछ नैनोमीटर वाइड होते हैं, और जब ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही खचाखच भरे हुए होते हैं एटम्स, तब वो क्वांटम लॉज को फॉलो करते हैं, तब उनका उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। और क्वांटम डॉट्स जो हैं ये लाइट एमिट करते हैं, तो इनका इस्तेमाल ट्रांजिस्टर्स, लेज़र, इमेजिंग, जो बॉडी के लिए मेडिकल डिवाइसेस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल जो है वो होने वाला है। एलेक्सी एकिमोव, फिर मूनगी बेवेंडी और लुइस ब्रूस या फिर लुई ब्रूस, ये लोगों को अवार्ड दिया गया है। ये नाम के हिसाब से आप उनको देख सकते हैं रिस्पेक्टिवली, राइट, ये रहें। और ये जो साहब हैं तो उनके ये स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट और उनके प्रोफेसर ने मिलकर ये मीन्स इट्स अ बिग अचीवमेंट कि उनके सर और उनके स्टूडेंट जो हैं उनका नाम जो है वो नोबेल पुरस्कार में आया, क्योंकि उन्होंने क्वांटम डॉट्स पर काम किया। तो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स हैं, ये उनका बिहेवियर जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स की नॉलेज के साथ जुड़ा हुआ है, या राइट, क्वांटम डॉट्स जो हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के ये कुछ लॉज हैं उनको फॉलो करते हैं। तो दिस आर द थिंग्स अबाउट दिस नोबेल पुरस्कार, राइट। एंड अगेन इसका इस्तेमाल शायद आज ना हो, लेकिन फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों में दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये जो नई चीज़ें इन्होंने ये जो क्वांटम एटम्स हैं या फिर माइक्रो एटम्स, छोटे छोटे एटम्स, उनके भी बहुत ही नैनो क्वांटम एटम्स जिनको आप कहते हैं, तो ये चीज़ों पर जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी उतने ही फ्यूचर में अलग अलग क्षेत्रों के नए प्रोडक्ट्स और नई चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग, राइट। आज हमने 7 आर्टिकल्स को डिस्कस किया, इज़न्ट इट? क्वेश्चंस, राइट, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चंस। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात कि कल है संडे, तो संडे को ये वीडियो नहीं आएगा। अब हमारी मुलाकात एज फार एज दिस सीरीज इज़ कंसर्न तो मंडे को होगी। एंड आई एम ट्रैवलिंग टुडे, मीन्स आज ये वीडियो रिकॉर्ड करके और एक और वीडियो बनाकर देन आई एम गोइंग टू गो आउट ऑफ स्टेशन। कुछ इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ शायद मैं शेयर करूं, राइट। एक स्कूल है तो वहाँ पर छोटे बच्चों के साथ एक छोटा सा इंटरेक्शन है, तो यस, आई एम गोना शेयर सम फोटोज़। एंड कल भी शायद थोड़ा ट्रैवलिंग करूँगा, या फिर ट्रैवलिंग ना करूँ तो टुमारो आई एम गोइंग टू चिल। कल मुझे मस्त आराम करना है। तो यस, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। व्हाट इज़ the combined percentage of the global GDP represented by the BRICS nations? याद रखिए ब्रिक्स में और देश ऐड हो चुके हैं, राइट। अब ब्रिक्स में 11 देश हैं, राइट। सो अब ये आंकड़ा जो है पहले कम था, लेकिन अब ऑफकोर्स नए देश ऐड हुए हैं तो ये आंकड़ा चेंज हुआ है। नागोर्नो काराबाख, ये रीजन जो है ये किस इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ सटा हुआ है, किस देश की इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ? Which article of the Indian Constitution mandates that Lok Sabha constituencies in the nation should be equal to the size of population? Population और constituency की size जो है उसको किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मेंशन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी डीलिमिटेशन काफ़ी न्यूज़ में है, तो दोस्तों इस पर से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो पॉलिटी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। एंड यस, दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड नाउ आई विल सी यू ऑन मंडे। मीन्स स्टडी ग्लोस पर मेरे 2 वीडियोस आएंगे, एक आज आएगा वीडियो और एक वीडियो जो है वो कल भी आएगा, तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा। लेकिन ये सीरीज़ जो है वो आपको फिर ये सीरीज़ का कंटिन्यूएशन मंडे से होगा। एंजॉय योर वीकेंड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।